नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अचानक चीन जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हो गई? शी जिनपिंग को लेकर तरह तरह की खबरें क्यों फैलने लगी? इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज वायरल हो रही है तो यही है कि शी जिनपिंग को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यह खबरें भी फैल रही हैं कि चीन में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। चीन में सोशल मीडिया मना है, ट्विटर नहीं है, बावजूद इसके चीन में अलग अलग लोकेशन से एक साथ कई बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या वाकई में शी जिनपिंग को हटा दिया गया है? क्या चीन में वाकई तख्ता पलट हो गया है? क्या वहां सरकार बदल गई है? क्या चीन को नया राष्ट्रपति मिल गया है? सोचिए, जिनपिंग उज्बेकिस्तान गए और चीन में सरकार बदलने की खबरें घूमने लगी। जिनपिंग की कुर्सी पर कोई और आकर बैठ गया, यह खबर फैलने लगी। जिनपिंग ने एक आर्मी कमांडर बदला तो दूसरे कमांडर ने तख्ता पलट की तैयारी कर दी। इस वक्त जिनपिंग के पीछे न आर्मी है न पार्टी है। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब कुछ दिनों के बाद 16 अक्टूबर को चीन में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। चीन में कुछ हो भी जाए वो तो 4 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन हमने अलग अलग सोर्सेस से डिटेल इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट से चीन में संभावित तख्ता पलट की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हाउस अरेस्ट हो चुका है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर 24/7 नजर रखी जा रही है? क्या शी जिनपिंग की ताकत छीन ली गई है? क्या चीन में तख्ता पलट बस होने ही वाला है? चाइनीज सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से घूम रहा है। कहा जा रहा है कि यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी का काफिला है जो बीजिंग की तरफ जाता दिखा है। अफवाहों का बाजार गर्म है, खबर छपने लगी है। दावा किया जा रहा है किसी भी वक्त चीन से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। चीन में बड़ी संख्या में विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं है। इस ट्वीट की एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए। चाइनीज सोशल मीडिया पर यह मैसेज तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है बीजिंग में बड़े पैमाने पर सेना की एंट्री हुई है। 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स की बीजिंग में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। क्लेम किया जा रहा है कि चीन में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है और ट्वीट के अंत में लिखा गया है शी जिनपिंग का एंड बहुत करीब है। In the past few days, an astonishing rumor about Xi Jinping being detained after he went back to China from Central Asia was passed around in the internet, involved in the coup and an assassination attempt on Xi Jinping. Is there any credibility to the rumor about Xi Jinping being under arrest? Namaskar and welcome to this special broadcast, and we would like to tell you that Xi Jinping is perhaps under house arrest. He is perhaps been deposed. All indications are that a coup has taken place upon return of Xi Jinping from the SCO. उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान क्या चीन में ऐसा कोई बड़ा उलटफेर हुआ कि शी जिनपिंग को आनन फानन में बीजिंग रवाना होना पड़ा? एससीओ समिट के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की नजरें तो मिली, डायरेक्ट बात नहीं हुई। जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात तो की, लेकिन क्या उनका दिमाग उस वक्त वहीं था या कहीं और ही था? एससीओ समिट के दौरान जिनपिंग के हाव भाव की इस तस्वीर से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन में कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। ये अफवाह इसलिए इतनी तेजी से फैली क्योंकि न्यूयॉर्क से ऑपरेट कर रहे एक ट्विटर हैंडल ने बताया कि शी जिनपिंग जब 14 सितंबर की शाम को एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे, उसी दिन रात में चीन के भीतर वहां की सेना का कंट्रोल किसी और ने ले लिया। दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग के विरोधियों ने कुछ इसी अंदाज में अपना हाथ उठाकर 14 सितंबर की रात को शी जिनपिंग की मिलिट्री पावर उनसे छीन ली। क्लेम के मुताबिक उज्बेकिस्तान में मौजूद शी जिनपिंग को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो 16 सितंबर की शाम को बीजिंग वापस लौट गए। लेकिन बीजिंग लौटते ही कुछ बहुत बड़ा हुआ। चाइनीज एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक जैसे ही शी जिनपिंग बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल शी जिनपिंग को जोंगनान हाई में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। This information about Xi Jinping being under house arrest has been brewing for a week. We didn't believe he would go because
this is a perfect timing for a coup, 99%. I mean, we are not insiders. We are outsiders. We have a lot of information and know a lot of friends. So what really happened is it's a perfect coup. Let's call it a perfect storm. अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है, अगर वाकई में चीन से तख्ता पलट की कंफर्म खबर किसी भी वक्त आने वाली है, तो ये इस साल की नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी खबर होगी। मगर कुछ बातें जो अभी भी क्लियर होना बाकी है। तरफ जी ये न्यूज चल रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए, और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो कि चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इस वक्त चाइना में सिचुएशन काफी ज्यादा जो है वो कहना चाहिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं कि चीन के भीतर आखिरकार हुआ क्या वाकई में चाइनीज सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया है? क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिनपिंग को सेना के प्रमुख के पद से हटाने के बाद नजरबंद कर दिया है? चलिए एक एक करके सारे सिनेरियो समझते हैं। चीन में तख्ता पलट और जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की खबर किस लिए इतनी तेजी से वायरल हुई, उसका एक हिंट इस तस्वीर में छिपा है। ये तस्वीर है 21 सितंबर 2022 की, जब चीन में एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री मीटिंग हुई थी। लेकिन इस मीटिंग से शी जिनपिंग गायब थे। जब हमने इस आर्टिकल के ऊपर लिखे चाइनीज टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया तो खबर कंफर्म हो गई। कथित तौर पर जिनपिंग की मिलिट्री पावर छीने जाने के पीछे इस मीटिंग में न आना एक बड़ी वजह थी। Some images from the seminar were displayed showing that Xu Qiliang, a current member of CCP's Politburo and a vice chairman of the CCP's Central Military Commission, and Zhang Youxia, also a current member of the CCP's Politburo and a vice chairman of the CCP's Central Military Commission, giving speeches. But there was no image of Xi Jinping at all, which means Xi Jinping was not in the meeting. जिनपिंग का इस ऑल इम्पोर्टेंट मीटिंग से गायब रहना कई सवालों को खड़ा कर गया। ऐसा क्यों था, पहले ये समझिए। चाइनीज मिलिट्री के सबसे बड़े ग्रुप को लीड करने वाले जिनपिंग ने इससे पहले इस ग्रुप की एक भी मीटिंग मिस नहीं की थी, तो फिर वो इस मीटिंग से एब्सेंट क्यों थे? अगर ये भी मान लिया जाए कि उज्बेकिस्तान से वापस लौटने के बाद जिनपिंग क्वारंटीन में चले गए, तो भी वो वर्चुअली मीटिंग अटेंड कर सकते थे, या फिर मीटिंग को रद्द करके किसी और दिन के लिए शेड्यूल किया जा सकता था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसकी एक बड़ी वजह है ये चेहरा, यानी जनरल ली चाओमिंग। शी जिनपिंग जिस मिलिट्री मीटिंग से गायब थे, वहां इस चेहरे की मौजूदगी ने सबको सरप्राइज कर दिया। क्यों, इसका जवाब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का करीब से विश्लेषण करने वाली जेनिफर जैंग से सुनिए। Look at the general at the front row. His at the second from the second left. His name is Li Qiaoming. People were very surprised to see him in the meeting. Why? Because he was removed as the commander of the Northern War Zone by Xi Jinping as late as about 2 weeks ago on September 8th. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन जिनपिंग ने ली चाओमिंग को नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर पोस्ट से हटाया था और उससे कुछ घंटों पहले एक दूसरे जनरल वांग चियांग को नॉर्दर्न वॉर जोन का कमांडर बनाने का फैसला किया था, उस दिन शेन्यांग शहर के मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर जबरदस्त गन फायर की आवाज सुनी गई थी। फाइटर जेट्स को आसमान में देखा गया था।
तो क्या जिनपिंग के खिलाफ जनरल ली चाओमिंग के गुट ने उसी दिन तख्ता पलट का इशारा दे दिया था? क्या ली चाओमिंग की जगह वांग चांग को नॉर्दर्न वॉर जोन की कमान सौंपने के बाद ही जिनपिंग और चाइनीज मिलिट्री के एक गुट के बीच तनाव बढ़ा और बात तख्ता पलट जैसे हालात तक पहुंच गई? On that day, that's September 8th, Xi Jinping appointed Wang Qiang as the commander of the Northern War Zone and especially held a ceremony in Beijing to promote him to the rank of general. However, the official news said nothing at all about what happened or what would happen to the previous commander of the Northern War Zone, Li Qiaoming. For such an important PLA general as Li Qiaoming, it is impossible that nothing was mentioned about his future. So people naturally assumed that he was punished. यहाँ पर जिस वांग चियांग की बात हो रही है, हमने उसे प्रमोट किए जाने का एक वीडियो भी निकाला है। आप देख सकते हैं कैसे शी जिनपिंग ने पूरे स्वागत सत्कार के साथ उसकी आवभगत की थी। बस इन्हीं तस्वीरों ने चाइनीज आर्मी के दूसरे कैंप में हलचल पैदा कर दी और जनरल ली चाओमिंग उस मीटिंग में जाकर बैठ गए जिसमें चाइनीज मिलिट्री कमांड के बाकी अफसर तो थे लेकिन जिनपिंग नहीं थे। बस इसी तस्वीर के सामने आने के बाद जिनपिंग के तख्ता पलट की खबरें फैलने लगी। If Xi Jinping had to replace the commander of one of the 5 war zones in China at such a sensitive time, there must be something terribly wrong within the army that he had to do such an extraordinary thing. Also, if the clips we just saw were faked, the fact that some people took the trouble to fake the clips and spread the rumor about a military coup also shows that there were people in China who wanted to create chaos and trouble for Xi Jinping. If Li Qiaoming was removed on September 8th as the commander of the Northern War Zone, why did he reappear at such an important military meeting and even sit in the first row? चीन में तख्ता पलट की खबरें फिलहाल भले ही सोशल मीडिया पर चल रही हो, लेकिन अंदर खाने बीजिंग में हलचल बहुत तेज है और इसमें जिनपिंग इकलौते प्लेयर नहीं है और भी कई कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक अहम तारीख है 16 अक्टूबर 2022, यानी वो दिन जब चीन में 20वां नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आयोजन होगा। लेकिन इससे पहले ही चीन के भीतर जिनपिंग गुट, जिनपिंग के विरोधी गुट, प्रो जिनपिंग चाइनीज आर्मी गुट और एंटी जिनपिंग चाइनीज आर्मी गुट के आमने सामने आने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर संभावित तख्ता पलट की कमान चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ ने संभाल रखी है। दावा है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व चीनी प्रीमियर वैन जियाबाओ ने ही जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करवाया है। साथ ही साथ हु जिनताओ ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य सोंग पिंग को अपने पाले में कर लिया है और जिनपिंग को किनारे करके वहां के सेंट्रल गार्ड ब्यूरो को कंट्रोल कर लिया है। आपको बता दें कि चीन का सेंट्रल गार्ड ब्यूरो वहां के नेताओं को प्रोटेक्शन देता है, जिसमें जिनपिंग का नाम भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व चीनी प्रीमियर वैन जियाबाओ ने इस ब्यूरो को कंट्रोल में ले लिया है और शी जिनपिंग की मिलिट्री पावर उनसे छीन ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पिछले 10 दिनों से सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग्स चल रही हैं। जिनपिंग ने जिस जनरल ली चाओमिंग को उनके पद से हटाया है, वो अब जिनपिंग का कोई भी ऑर्डर लेने से मना कर रहा है। बहुत सी कंट्रीज में ये बात की जा रही थी, बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज को लेकर काफी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो खैर ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जिनपिंग एससीओ समिट के लिए समरकंद में थे तो उसी वक्त हु जिनताओ और वैन जियाबाओ ने सोंग पिंग के साथ मिलकर तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली। सोंग पिंग इसके लिए मान गए और दावा किया जा रहा है कि इसी के बाद समरकंद से वापस लौटते ही शी जिनपिंग को एयरपोर्ट पर सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के गार्ड्स ने हिरासत में ले लिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीपी के नेताओं को अंदाजा था कि जिनपिंग के हाउस अरेस्ट का विरोध होगा, इसलिए जिनपिंग ने जिस ली चाओमिंग को सजा दी थी उसे अपने पाले में कर लिया गया और उसी ली चाओमिंग ने अब बीजिंग को एक तरह से मिलिट्री फोर्ट में तब्दील कर दिया है। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि पीएलए के सैनिक हाईवेज को ब्लॉक कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को, और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें, इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जी नए प्रेसिडेंट जो है इनको बना दिया गया है और शी जिनपिंग जो है उन्हें हाउस अरेस्ट करके कहा है कि तुम आराम से बैठो, मूंगफलियां खाओ, चिलगोजे खाओ और बस आराम करो। और साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि जी वो चाइना से बाहर नहीं जा सकते, चाइना से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ना हो, उन्होंने सोचा जैसे वो अफगानिस्तान में जब आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो लोग कैसे प्लेन में लटक लटक के भाग रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग भी किसी प्लेन के साथ लटक के भागने की कोशिश करें। तो इसलिए उनको पहले ही बता दिया गया है कि जी आराम से बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हें हाउस अरेस्ट किया है, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो हमने खत्म कर दी है और अब नया प्रेसिडेंट भी बना दिया है। और कहा यही जा रहा है कि मुसलसल यही बताया जा रहा है कि पीएलए की जो गाड़ियां हैं यानी जो फौजी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो जो है चल पड़ी हैं जी बीजिंग की तरफ। और अब हम देखते हैं आगे क्या हमें नया देखने को मिलता है और इसके ऊपर जो है बाकी कंट्रीज जो है वो क्या रिएक्ट करती है। एक लाइन में कहें तो जैसे खबरें चीन से आ रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब भले ही सारी खबरें अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के आधार पर कही जा रही हैं, लेकिन जहां आग लगी होती है धुआं वहीं से निकलता है। इसीलिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, मुमकिन है कि 16 अक्टूबर से पहले चीन से कोई बड़ी खबर आ जाए, वहां तख्ता पलट ही हो जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके टारगेट पर हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी हैं। यह बात एक नहीं, दो नहीं, तीन जांच एजेंसियां कह रही हैं। बिहार पुलिस, एनआईए और ईडी को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं जिसमें पीएफआई डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पीएफआई के काडर ने भी ईडी को बता दिया है कि उनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। किस तारीख को अटैक करना है, किस जगह पर अटैक करना है, किस तरीके से अटैक करना है और अटैक को कौन अंजाम देने वाला है, यह सब बातें खुलकर सामने आई हैं और ये बातें खुलकर हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। क्या पीएफआई का नरेंद्र मोदी को जान से मारने का प्लान था? क्या पीएफआई के निशाने पर सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री थे? क्या पटना में पीएफआई प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने वाली थी? 12 जुलाई को पटना विधानसभा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बाद जब प्रधानमंत्री चले गए तब ये खबर पटना पुलिस के जरिए आई थी। अब उस खबर पर ईडी ने मोहर लगाई है। इस बात का खुलासा ईडी को कालीकट में पकड़े गए पीएफआई के केरल कैडर के शफीक पायत से हुआ। शफीक ने पूछताछ में ईडी को बताया है कि पटना में पीएम मोदी पर पीएफआई अटैक करने वाली थी। मोदी को मारने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका था। मोदी किस रूट से आएंगे, किस रूट से जाएंगे, सब पता किया जा चुका था। प्लान का मेन हिस्सा मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी करना था। पीएफआई अपने मंसूबे में कामयाब होती उससे पहले ही 11 जुलाई को पटना पुलिस ने पीएफआई की साजिश के पटना नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। 13 जुलाई को पटना पुलिस ने इसका खुलासा किया। हमें पिछले प्रधानमंत्री महोदय के दौरे से पिछले एक सप्ताह से हमें बहुत सारी स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उसमें नेशनल एजेंसीज भी है, स्टेट एजेंसीज भी है और हमारे जो सोर्सेज होते हैं उससे कि ईसापुर में कहीं पर एक बिल्डिंग में इस दौरे से संबंधित या इस दौरे को डिस्टर्ब करने के लिए एक आतंकी साजिश वहाँ पे हो रही है। हम लोगों ने इसको सबसे पहले वेरीफाई किया टेक्निकल इंट से, साइंटिफिक इंट से, और जो हमारे सोर्सेज हैं ऑन फील्ड
उससे हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस जगह को सर्च किया तो 2 लोग मिले वहाँ पे, मिस्टर जलालुद्दीन जी जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरे मिस्टर अतहर परवेज जिनका पास्ट बहुत ही कलंकित रहा है। नरेंद्र मोदी टारगेट पर थे और प्लान बहुत ही खतरनाक था। पटना पुलिस को जैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसी से इसका अलर्ट मिला, वो एक्शन में आ गई। पूरा प्लान 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार विधानसभा में फंक्शन से लिंक था और सारी साजिश वहां से 7 किलोमीटर दूर फुलवारी शरीफ के नया टोला नहर की एक इमारत अहमद पैलेस में रची जा रही थी। अहमद पैलेस से 7 किलोमीटर दूर बिहार विधानमंडल है। उससे पहले वहां से महज 4 किलोमीटर दूर जेपी नारायण एयरपोर्ट है। उस वक्त यह भी खबर फ्लोट हुई थी कि पीएफआई नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए सबसे पहली कोशिश एयरपोर्ट पर करने वाली है। उस वक्त संवाददाता नीतीश चंद्रा ने एयरपोर्ट से इसकी रिपोर्टिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 जुलाई को निशाना बनाने की कोशिश इसी जगह से की गई थी। ये पटना का फुलवारी रेलवे स्टेशन है, लेकिन देखिए किस तरह से बाउंड्री सटी हुई है एयरपोर्ट से, कितना करीब है यहाँ से फ्लाइट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट भी जब यहाँ पर आई होगी तो यहाँ से गुजरी होगी, और ट्रेन और एयरपोर्ट की दीवार के बीच का फासला आप देखिए कितना कम है। और इसी बाउंड्री से सटे हुए आगे के हिस्से में, आगे की तरफ, इसी में यहाँ पर वायर बिछा हुआ मिला था पटना पुलिस को। हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि पटना पुलिस को ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और जो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका संबंध इससे है। अहमद पैलेस से पूरा प्लान पीएफआई ने बनाया था। अहमद पैलेस से अतहर परवेज और एक रिटायर्ड झारखंड पुलिस का इंस्पेक्टर जलालुद्दीन पकड़ा गया, जिसके बाद कई मुस्लिम नेता और पीएफआई के नेता विक्टिम कार्ड खेलने लगे थे। कह रहे थे मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं। प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। लेकिन ये लोग कितने खतरनाक हैं, उसका खुलासा अब हुआ है। मोदी पर पटना में हमला करना है, उसका पूरा प्लान पीएफआई के ऑल इंडिया कैडर को पता था। कालीकट से पकड़े गए शफीक पायत के अलावा ईडी ने 3 और लोगों को पकड़ा है, जिसमें दिल्ली पीएफआई के प्रेसिडेंट मोहम्मद परवेज अहमद, दिल्ली पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी इलियास अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल मुकीत। इन तीनों पर बड़े पैमाने में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। इन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि 1 साल में करीब 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अकाउंट में आए, साथ ही इससे दुगना कैश के रूप में इकट्ठा किया गया। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन बताता रहा है, मुसलमानों के वेलफेयर की बात करता रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों को ईडी के मनी ट्रेल से देश विरोधी गतिविधियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इनकी देश और विदेश दोनों जगह से फंडिंग हुई, जिसका इनके पास सही जवाब नहीं है। ये फंडिंग कहां से आई, कहां इस्तेमाल हुई, इसका जवाब इनके पास नहीं है। ईडी को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि इन लोगों ने इस फंड से देश में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे में जमकर फंडिंग की गई। उसी साल सितंबर में यूपी के हाथरस में कम्युनल चोट पहुंचाने की नीयत से पीएफआई नेताओं के दौरे में भी फंड का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा देश में जगह जगह दंगे भड़काने और आतंक फैलाने की साजिशों में भी फंडिंग के सबूत मिले हैं। यूपी में संवेदनशील जगहों और अहम व्यक्तियों पर एक साथ हमले की साजिश की खातिर खतरनाक हथियारों और विस्फोटकों को जुटाने में भी इनके फंड का इस्तेमाल हुआ। ईडी की पूछताछ में शफीक पैट ने बड़े खुलासे किए।
शफीक पैट ने खुलासा किया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा पीएफआई के टारगेट पर था। पीएफआई के नेता माहौल बिगाड़ना चाहते थे। माहौल कैसे बिगाड़ना है, इसके लिए शफीक ने कई पीएफआई कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी थी। पीएफआई के शफीक पैट ने मोदी पर पटना में अटैक का जो खुलासा किया है, उसके सबूत 11 जुलाई को ही पटना पुलिस को अहमद पैलेस में मिल गए थे। अहमद पैलेस के भीतर बाकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर कैंप चल रहा था। 25 साल के जिहादी कैडर तैयार किए जा रहे थे। 25 साल बाद मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मॉक ड्रिल चल रही थी और आतंक की इस पिक्चर के प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर तीनों एक्सपोज हो गए थे। पीएफआई इस पूरी पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के पीएफआई के ये जिहादी। समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे नुपुर शर्मा विवाद के बाद पीएफआई जैसे जिहादी संगठन एक्टिव हो गया और कैसे इसके स्लीपर सेल काम करने लगे। चुनौती कितनी बड़ी है, इसको समझिए। हिंदुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना, ये कितना खतरनाक एजेंडा है, ये लोग उस पर काम कर रहे थे। जब पुलिस अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल पर पहुंची तो वहां पर अलमारी में बिस्तर के नीचे हर जगह 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने का फार्मूला नजर आया। विवादित डॉक्यूमेंट मिले, भड़काऊ बुकलेट मिली, ये सब हिंदी और उर्दू में लिखे हुए थे। पीएफआई के झंडे मिले, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम की बुकलेट मिली। पुलिस ने जलालुद्दीन के घर पर जब छापेमारी की तो वहाँ से कई चीज़ें बरामद हुई। ये वो चीज़ें हैं, आप देखिए, ये झंडा जो है वो पीएफआई का झंडा है और इस तरह के कई झंडे यहाँ से मिले। यहाँ देखिए, ये इस तरह के कई झंडे हैं जो वहाँ पर थे। पीएफआई और एसडीपीआई, इन दोनों का वहाँ पर चूँकि दफ्तर था और इस वजह से यहाँ पर उससे संबंधित कई पर्चे, झंडे, ये सब वहाँ से बरामद हुए। और वहाँ एक गद्दे के नीचे से जो इंडिया विज़न 2047 था वो मिला। और इसके अलावा तमाम ये जो आप दस्तावेज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जलालुद्दीन के घर से ही मिली, जिसे किराए के तौर पर पीएफआई और एसडीपीआई के किराए के तौर पर लिया गया था। और अब देखिए, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि ये इकरारनामा है मकान का, और इसके अलावा जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। सिमी के पूर्व मेंबर रहे, एक्टिव मेंबर रहे हैं। बिहार में सिमी रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं, उन सारे अभियुक्तों के वो बेलर रहे हैं। और पिछले 2 सालों से, जहाँ जो अभी तक हमें सूचना है, पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। अच्छा, आपने जो कहा कि जो जानकारी आई थी शुरू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्या उसमें ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अटैक करना है, किस तरह से टारगेट करने की जानकारी मिली थी? जैसा आप जानते हैं, जो इंट होता है वो बहुत ओपन इंडेड होता है। उसमें कहीं पर हम लोग इंट को कहीं पर क्लोज नहीं करते हैं, तो ओपन इंडेड इंट था। और उस इंट को हम लोगों ने लोकल सोर्स से हम लोगों ने वेरीफाई कराया। टेक्निकल तय था कि गड़बड़ी करना चाहते थे ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन का संकेत उसी तरफ है। समझ सकते हैं कि मोदी को हटाने, मोदी को मिटाने के पीछे पीएफआई का एजेंडा क्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। और ये बात पीएफआई को अच्छी तरह से पता है कि मोदी के रहते तो इस्लामिक राष्ट्र का सपना पूरा कभी नहीं हो सकता। इसलिए टारगेट नंबर 1 मोदी है। ईडी को यह भी पता चला है कि पीएफआई प्लान बी पर भी काम कर रहा था, लेकिन पीएफआई के इस डेंजर प्लान को जांच एजेंसियों ने बस्ट कर दिया, जिसका खुलासा एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट से होता है, जिसमें सीधा आरोप है पीएफआई युवाओं को लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए बरगला रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पीएफआई ने हिंसक जिहाद के जरिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, भारत में इस्लामी शासन की स्थापना की साजिश रची, मुसलमानों के सामने मोदी सरकार की नीतियों को गलत बताया गया ताकि मोदी सरकार के खिलाफ नफरत को और भड़काया जा सके, हिंदुओं और आम लोगों के बीच दहशत पैदा करने का काम किया गया, हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। मैसेज एकदम क्लियर है, अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है।
वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है, और जो जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है, क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं भी आपसे पूछता हूं, यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? पीएफआई के नेता देश विरोधी गतिविधियों से इंकार करते रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके सारे काम भारत को कमजोर करने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए किए गए। इन सब के पीछे इनका 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एजेंडा सामने आ चुका है। लेकिन उनके इस मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी थे। इसलिए सबसे पहले इनको हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसका एक हिस्सा आईएसआईएस और लश्कर तैयबा की मदद लेना भी है। इन सब का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ के लिए लोगों का आक्रोश उबल रहा है। ऋषिकेश से पौड़ी तक लोग सड़कों पर हैं। रसूखदार आरोपियों के लिए फांसी की मांग हो रही है। आज अंकिता का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो सुबक सुबक कर रो रही है और मदद की गुहार लगा रही है। अंकिता का यह ऑडियो मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। क्या अंकिता कुछ राज बताने वाली थी? क्या है इस ऑडियो टेप की सच्चाई? यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सामने आए सीएम धामी और आरोपियों के लिए सख्त सजा दिए जाने का भरोसा दिलाया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। सुना आपने, यह आवाज है 19 साल की बेटी अंकिता की। मैम मैम पुलिस इस ऑडियो टेप की जांच कर रही है कि क्या सच में यह अंकिता की ही आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि ये अंकिता के ही रोने की आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। इस ऑडियो टेप को अंकिता के मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। मैम मैम अंकिता बार बार रो रही है, चीख रही है अंकिता। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। लेकिन अंकिता की कोई मदद करने नहीं आया। मैम मैम अंकिता को हत्यारों ने पहाड़ से नीचे नहर में फेंक दिया। 7 से 8 लोगों की एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची थी और कुछ ही देर के मशक्कत के बाद यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, फीमेल की डेड बॉडी है यहाँ पे, और अब ये तस्दीक की जाएगी क्या ये अंकिता भंडारी का ही शव है। और जैसे ही यहाँ पे पानी बंद हुआ था इस नहर में, उसके बाद से डेड बॉडी यहाँ पे तैरने लगी थी। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची, नाव को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया और वहां पे 5 लोगों की टीम नीचे गई। 19 साल की बेटी की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी, लेकिन पुलकित ने उसकी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की, उस पर गलत काम करने का दबाव डाला। जब अंकिता ने इनकार किया तो उसे नहर में फेंक दिया। इस हत्या के बाद उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है, सीने में आग धधक रही है, गुस्से में लोग बेकाबू हो रहे हैं। अंकिता के पिता ने अपनी लाडली के शव की शिनाख्त कर दी है, लेकिन अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया।
गुस्से की आग में जल रही भीड़ ने अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लोगों का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जिस प्रकार से जघन्य ये अपराध हुआ है, जघन्य जो घटना हुई है, उस पर सभी को बहुत दुख भी है और रोष भी है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीधे ही जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको जेल भेजा है और सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो उनका अवैध निर्माण था वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर, उस निर्माण को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और ध्वस्तीकरण कार्रवाई के साथ साथ पूरे उस रिजॉर्ट को सील किया गया है, जिससे कि फॉरेंसिक जांच ठीक प्रकार से हो पाए और सही साक्ष्य प्राप्त हो पाए। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर हमने एसआईटी का गठन भी किया है, जिससे कि सारे पहलुओं की ठीक प्रकार से जांच हो, कोई भी अपराधी बच न पाए, कोई भी कोना हो वो खाली न रहे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी एक्शन लिया है, जहां इनके भाई को और इनके पिताजी को पार्टी से निष्कासित किया है, वहीं सरकार से भी हमने उनको हटाया है। सरकार के एक दायित्व पर थे, वहां से भी हमने हटाया है। पुलकित के जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है, उसी के एक कमरे में अंकिता भी रहती थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई में कहीं सबूत तो नष्ट नहीं हो गए। इस पर सीएम धामी ने क्या कहा, सुनिए। जो भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को पूरी तरह से साक्ष्य बचे रहें, साक्ष्य सुरक्षित रहें, उसके लिए वहां पर सारे के अंदर के जितने भी उनके रूम हैं, उन सारे रूमों को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने उसको सील कर दिया है। उसमें फॉरेंसिक की जांच होगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 सितंबर को ही दर्ज कराई गई, लेकिन उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के पटवारी ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। निश्चित रूप से इसमें देरी हुई है और जो दोषी के लिए जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और भी जो कठोर कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इस घटना से एक नजीर भविष्य के लिए ये जरूर बननी चाहिए। हमें हमारा पूरा संकल्प है कि हम एक नजीर बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, इस तरफ सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े, सोचने तक की भी कोई न सोचे। धामी ने कहा कि राजस्व पुलिस सिस्टम को बदलने की जरूरत है और इस तरह के गंभीर केस अब सीधे पुलिस को दिए जाएंगे, जिससे जल्द न्याय मिल सके। उत्तराखंड में देखिए बहुत समय से चला आ रहा है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग प्रकार की रही हैं। उसके आधार पर यहाँ पर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था रही है। अब हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी, हमने पहले से ही जो है इसको मॉडर्नाइज करने का और इस सिस्टम को सीधे पुलिस को देने का जो है पहले से ही हमारा प्रस्ताव है। हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारी सरकार का ध्येय है कि जहां जहां पर भी हमको सीधे पुलिस की आवश्यकता है, वहां हम पुलिस की व्यवस्था करेंगे। सीएम धामी ने आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हो रहा है। लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर हावी है कि भीड़ ने विधायक की गाड़ी तोड़ दी, आरोपी पुलकितारे की फैक्ट्री में आग लगा दी। दरअसल लोग इस केस पर कार्रवाई में देरी से नाराज हैं। पब्लिक ने विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर अटैक कर दिया। विधायक रेणु बिष्ट ऋषिकेश के एम्स पहुंची थी, जहां उनका घेराव हुआ। रेणु बिष्ट यमकेश्वर से विधायक हैं। यमकेश्वर में ही वो रिजॉर्ट है जहां अंकिता काम करती थी। जैसे ही रेणु बिष्ट एम्स पहुंची, जनता ने उन्हें घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया। विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।